हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान आयुर्वेदिक चिकित्सक, साहित्यकार, व्यंग्यकार और समाज सेवा से जुड़े श्री योगेंद्र मणि कौशिक साहब हैं। योगेंद्र मणि साहब से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। साथ ही इन्होंने इनके साहित्य यात्रा कब से प्रारंभ की, और हाँ, मैं एक बात और बताना भूल गया, ये राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है। साथ ही सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आइए बात करते हैं योगेंद्र मणि कौशिक जी से। डॉक्टर योगेंद्र मणि कौशिक साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौतम जी, और विशेष रूप से STN चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ से आपकी हुई, और किन किन सेवाओं से आप जुड़े रहे, और साहित्य सृजन कब से आपने आरंभ किया? मेरी प्रारंभिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास ही एक मोदी नगर औद्योगिक क्षेत्र है जी, वहाँ हुई। और उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक में ग्रेजुएशन किया, और कोटा में सन 2076 से मैं कोटा में हूँ। यहाँ भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक और फिर PG भी किया जी। और इसके साथ साथ ही मेरी रुचि शुरू से ही लेखन में, नाटक में रही। स्कूल टाइम में मैंने कक्षा 7 से ही जी नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया था, और 3-4 साल तक लगातार बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड भी मैंने प्राप्त किया। प्रेसिडेंट स्काउट भी मैं रहा, प्रेसिडेंट अवार्ड उसके लिए मिला मेरे पास स्काउटिंग में। और 78 में मैं कोटा आके यहाँ का जो साहित्यिक माहौल मैंने देखा, जी। हमारे भाई साहब विपिन मणि जी जो खुद एक अच्छे कवि रहे हैं जी, कुछ उनको घर पे गोष्ठियाँ होती रहती थी, तो मुझे भी कुछ और लिखने का मौका मिला। बिल्कुल। उस टाइम जमुना प्रसाद ठाड़ा, राही, महेंद्र ने, जगदीश सोलंकी, मुकुट मणिराज, ये सब उस टाइम पे खूब गोष्ठियों में आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखना हालांकि छुटपुट मैं शुरू से ही करता था, लेकिन उससे मेरे को और प्रेरणा मिली कि कुछ मैं लिखूं। जी जी। डॉक्टर योगेंद्र मणि जी, उस समय भारत हिंदू समिति भी एक साहित्यकारों का एक अच्छा माध्यम था, तो आप भी उनसे जुड़े रहे? हाँ, उस टाइम में भारत हिंदू समिति की गोष्ठियों में भी हम जाया करते थे। और सन 80 में संगम का एक कोटा में गठन हुआ जी। तो उस संगम की नियमित शनिवारीय गोष्ठी होती थी। वो शनिवारीय गोष्ठी हर एक घर के पे अलग अलग हुआ करती थी, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। तो उससे निरंतर एक लेखन की जो कलम हमारी थी जी जी। वो निरंतर लेखन हमारा उससे चलता रहा। और यहाँ एक जलेस का गठन हुआ उसके बाद, तो जलेस का मैं उपसचिव भी काफ़ी टाइम तक रहा। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मणि जी, जब आप पहली बार काव्य गोष्ठी में गए तो कैसा उस समय आपको लगा, क्योंकि उस समय बड़े साहित्यकार आपके सामने हुआ करते थे? हाँ, ये बात ज़रूर थी कि जब मैं शुरू में गोष्ठियों में यहाँ, क्योंकि गोष्ठी मैंने कभी देखी नहीं थी कि कैसी होती है काव्य गोष्ठी। बिल्कुल। तो शुरू में जब यहाँ मैं गोष्ठी में गया, भारत हिंदू समिति में 1-2 बार जब गया, तो वहाँ उस टाइम बहुत ही प्रतिष्ठित कवि दुर्गादान सिंह गौड़, ठाड़ा साहब और गुलकंद, जगदीश शुमल गुलकंद, ऐसे लोग बाग जो थे, महेंद्र ने, नागेंद्र कुमावत, विपिन मणि, इन सब के बीच मैंने लिखना शुरू किया। और तो बड़ा संकोच भी रहता था अपनी कविता सुनाने में। बिल्कुल। और उस टाइम मुझे ये ध्यान नहीं था कि मैं किस विधा में लिखता हूँ। बिल्कुल। एक बार प्रेमलता जैन जो एक बहुत अच्छी गीतकार रही हैं हाड़ौती के क्षेत्र में, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी विधा क्या है।
तो मेरी समझ में नहीं आया कि विधा होती क्या है। बिल्कुल। लिख तो देते थे लेकिन विधा क्या है ये पता बिल्कुल। नहीं। तो फिर जब एक दो कविताएं नागेंद्र जी ने देखी तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि ये वो बहन जी पूछ रही हैं प्रेमलता जी कि आपकी विधा क्या है, कि आप ये बताओ कि मेरी विधा क्या है। जी जी। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा शुरू से, बिल्कुल। तो साहित्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो लिख रहे हो ये व्यंग लिख रहे हो, जी। और मेरा कहना ये है कि आप इसी तरह से व्यंग में ही आगे लिखो, जी। आप दूसरे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। बिल्कुल। तो तभी से मैंने व्यंग का लेखन शुरू किया, और उस टाइम कोटा से देश की धरती और एक जन जागृति जी। वीकली निकला करता था, देश की धरती दैनिक था। तो उनमें एक व्यंग कॉलम कोटा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ प्रेम जी प्रेम ने हाड़ौती में व्यंग लिखना शुरू किया। एक कॉलम आता था उनका छोटा सा, और उसके बाद मैंने व्यंग कॉलम लिखना शुरू किया कोटा में। उसका नाम था श्रीमती जी। उस श्रीमती जी व्यंग कॉलम से मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि मैं कहीं भी जाता, अच्छा क्या आप वही हैं श्रीमती जी वाले? हालांकि जब तक मेरे पास श्रीमती नहीं थी, मैं एक छात्र ही था जी जी। कोटा कॉलेज का। डॉक्टर योगेंद्र मणि जी, आपने साहित्य सृजन भी किया, और कोई कविता हो दर्शकों को सुनाए। हाँ, मैं अभी जैसे मैंने जिक्र किया व्यंग का, जी जी। एक व्यंग श्रीमती जो मैं कॉलम लिखा करता था, जी जी। मैं गद्य और पद्य दोनों में ही लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। तो वो गद्य में लिखता था व्यंग कॉलम, और कुछ मैं कविताएं व्यंग लिखता हूँ। जी जी। तो उस श्रीमती जी के नाम से ही बिल्कुल मैं आपको एक कविता सुनाइए। हालांकि वो एक व्यंग है एक समाज पर, आजकल की परिस्थितियों पर, और वो कविता ऐसी कविता है कि जो हमेशा परिस्थितियाँ वही हैं, एवरग्रीन हैं। जी। एक बार श्रीमती जी को न जाने कैसे एक नेक विचार आया कि हमारी कुछ रचनाओं को हमारे ही सामने चूल्हे में जा जलाया। एक बार श्रीमती जी को न जाने कैसे एक नेक विचार आया कि हमारी कुछ रचनाओं को हमारे सामने चूल्हे में जा जलाया। हम सक पकाए और धीरे से बड़बड़ाए कि भाग्यवान है क्या करना ला। हम सक पकाए और धीरे से बड़बड़ाए, भाग्यवान यह क्या कर डाला, मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर मेरे ही सामने जला डाला। मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर मेरे ही सामने जला डाला। तुम्हें मालूम है कवि दिन रात रोता है तब जाकर कविता का जन्म होता है। तुम्हें मालूम है कवि दिन रात रोता है तब जाकर कविता का जन्म होता है। वह तपाक से बोली भाड़ में जाए तुम्हारी यह कविता। वह तपाक से बोली भाड़ में जाए तुम्हारी यह कविता। इस रद्दी को नहीं जलाती तो खाना कैसे बनाती। इस रद्दी को नहीं जलाती तो खाना कैसे बनाती। और आप भी आज देख लिया तो चिल्ला रहे हैं। आपको मालूम है घर में जब जब ईंधन का अभाव आया, मैंने इन्हीं रचनाओं से काम चलाया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये कवि की परिस्थितियां हैं। आपको मालूम है घर में जब जब ईंधन का अभाव आया, मैंने इन्हीं रचनाओं से काम चलाया। उनकी समझदारी का राज हम आज समझ पाए, फिर भी होठ फड़फड़ाए कि भाग्यवान क्या तुमने पहले भी रचनाओं को जलाया। भाग्यवान क्या तुमने पहले भी रचनाओं को जलाया। वह तपाक से बोली नहीं जलाती तो क्या स्वयं जल जाती। नहीं जलाती तो क्या मैं स्वयं जल जाती। मगर स्वयं भी कैसे जलती। 1 महीने से केरोसिन की पीपियाँ खाली है। मगर स्वयं भी कैसे जलती। 1 महीने से केरोसिन की पीपियाँ खाली है। और कल से आटे के कनस्तर में भी कंगाली है। घी का डब्बा हो गया तली तक खाली। और शक्कर आज उसने भी हड़ताल कर डाली। लेकिन आपकी समझ में कहाँ आती है। कितनी बार समझाया कि ऐसा लिखो जो छप जाए बिक जाए सरकारी सम्मान पाए। कितनी बार समझाया कि ऐसा लिखो जो छप जाए बिक जाए सरकारी सम्मान पाए। मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते। मंत्री जी के रिश्तेदार क्यों नहीं बन जाते। बहुत खूब। मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते। मंत्री जी के रिश्तेदार क्यों नहीं बन जाते। साहित्य अकादमी में क्यों नहीं घुस जाते।
यदि गधे को बाप बनाने से अपना उल्लू सीधा हो जाए तो उसमें आपका क्या जाता है, बाप तो फिर भी बाप कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बाप तो फिर भी बाप कहलाता है, मगर हम उन्हें कैसे समझाते कि ये लेखनी स्वतंत्र है, जो उचित होगा लिखेगी, अंतिम क्षण तक संघर्ष करेगी, लेकिन तिजोरी की कैद कभी स्वीकार नहीं करेगी, तिजोरी की कैद कभी स्वीकार नहीं। बहुत सुंदर व्यंग्य योगेंद्र मणि जी, बहुत बढ़िया। हमारी आजकल की कुछ साहित्यकारों पे भी जो बिक नहीं पाते हैं, बिल्कुल, उनकी परिस्थितियाँ स्थितियाँ क्या होती है। योगेंद्र मणि जी, आपने बहुत कुछ लिखा और पत्र पत्रिकाओं में भी, आकाशवाणी, दूरदर्शन में भी आपने की रचनाएं प्रकाशित हुई। उस समय कैसा महसूस हुआ था पहली बार जब आपका? उस ज़माने में सन 80-81 के बाद उस ज़माने में क्या था कि साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग एक ये बहुत बड़ी पत्रिकाएं थी, और पहली बार इतनी बड़ी पत्रिका में मेरा एक व्यंग आर्टिकल छपा। जी। होली विशेषांक था वो। जी। साप्ताहिक हिंदुस्तान में सन 81 में। जी। और जब 81 में वो छपा, और उसका जब इतने तो होते नहीं थे कि फ़ोन पे आ गया कि आपके पास SMS आ गया। बिल्कुल। तो एक चिट्ठी, पोस्ट कार्ड मेरे पास में आया कि आपका फला अंक में आपका जो रचना है व्यंग आर्टिकल वो छप रहा है। जी। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने आप में लगा कि मैं बहुत बड़ा राइटर बन गया। हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं था, एक शुरुआती दौर था। बहुत बढ़िया। और उसका एक हेडिंग था, हम नहीं सुधरेंगे। जी। अब चूँकि कई बार क्या होता है कि अब उदाहरण के तौर पे कई बार हम कहते हैं ना, जैसे कोई कहीं गेहूँ पिसवाने जाता है, बिल्कुल, तो हम पूछेंगे कहाँ जा रहा है, तो कहेंगे आटा पिसवाने जा रहा हूँ। अरे आटा तो पिसा हुआ है, उसको क्या पिसवाना है। जी। तो इसी तरह का कुछ वो उसमें कुछ उदाहरण थे कि हम नहीं सुधरेंगे। तो एक जो विशेष आनंद मिलता है। और फिर उसके बाद तो एक जैसे अब ये यहाँ के देश की धरती वालों ने अप्रोच किया, बंसल साहब थे गया जी कि भी हमारे यहाँ आप लिखना शुरू करो। तो उस टाइम मेरे को साप्ताहिक हिंदुस्तान में मात्र शायद 150 रुपये मिले थे उस एक आर्टिकल के, उस जमाने में। हाँ, सन 81 में। तो अब से कितने पुराने बात। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे उसमें लिखो, तो श्रीमती जी एक कॉलम मैंने शुरू किया। फिर जनजागृति में दैनिक वो साप्ताहिक थी जी, जागृति, सक्सेना जी, तो उन्होंने अप्रोच किया। तो उसमें मेरा आता था व्यथा कथा। ये सब ऐसे थे जो करंट टॉपिक पे मेरे को कंटिन्यू लिखने पड़ते थे। तो एक अच्छा महसूस होता है उसमें, हालांकि भले ही पैसा नहीं मिल पाता है इतना, लेकिन एक नाम, एक प्रतिष्ठा मिलती है जरूर, एक अच्छा आनंद मिलता है। बिल्कुल। योगेंद्र मणि जी, आपकी मौलिक कृति कौन सी है प्रकाशन में? नहीं, अभी कोई प्रकाशित मैंने नहीं कराई है कोई किसी तरह की। हाँ, एक कुछ व्यंग का पांडुलिपि तैयार है। पांडुलिपि मेरे पास में तैयार है, व्यंग की भी। और एक कुछ आजकल कुछ यात्राएं मैं कर रहा हूँ, वो संस्मरण भी मैंने कुछ लिखने शुरू किए हैं। हालांकि कुछ पोस्ट ब्लॉग्स वगैरह पे मैं लिखता हूँ, उन पे लिखता रहता हूँ। तो वो एक कलेक्ट करके, और एक मेरे को था जैसे श्रीमती जी जो कॉलम छपता था, तो मेरी एक वो थी, नागेंद्र जी वो प्रोत्साहित करते रहते थे, नागेंद्र कुमावत, कि आप व्यंग लिखो। तो मेरी एक वो थी कि भी इन सबको कलेक्ट करके जितने भी अपने छपे हैं, करीब 400-500 आर्टिकल वो थे, कि इनको एक कटिंग करके इसको एक पुस्तक का रूप इनको दूँ। बिल्कुल। लेकिन कुछ बदकिस्मती हुई, वो सब मैंने इकट्ठे करके रख रखे थे, और वही जैसा इस कविता में था कि वो सारे के सारे रद्दी में चले गए। अरे कुछ बाद में, और तो वो अभी कहीं उपलब्ध नहीं है फिलहाल। अब कि फिर भी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। चलो, अच्छी बात है कि अब वापस आप कलेक्शन तो कर रहे हो। नहीं, कोई व्यंग्य और हो आपके पास सुनाए? एक छोटा सा व्यंग। बिल्कुल। अभी जैसे हमारे तथाकथित नेता लोग राष्ट्रवाद, देशभक्त, देश प्रेम, बहुत बड़े बड़े नारे देते हैं, उस पर एक छोटा सा मेरा व्यंग है। बहुत अच्छा लगता है राष्ट्रवाद, बहुत अच्छा लगता है राष्ट्रवाद शाब्दिक रूप से।
बहुत अच्छा लगता है राष्ट्रवाद शाब्दिक रूप से स्वयं की छाती पर देशभक्ति का मेडल लटकाने के लिए। बहुत सुंदर। स्वयं की छाती पर देशभक्ति का मेडल लटकाने के लिए जिनके पेट और भंडार भरे हों, जिनके पेट और भंडार भरे हों, रहने के लिए आलीशान महल हो, लेकिन जिनके पेट की आंतें इंतजार करती हैं रोज 2 वक्त की रोटी का, जिनके पेट की आंतें इंतजार करती हैं रोज 2 वक्त की रोटी का, जिन्हें शरीर ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग जरूरत के अनुसार करना पड़ता है, बहुत जिन्हें कपड़ों का उपयोग तन ढकने के लिए जरूरत के अनुसार करना पड़ता है, सिर पर केवल नीली छतरी का आसरा हो, बहुत बढ़िया। सर पर जिनके केवल नीली छतरी का आसरा हो, कभी वहां खड़े होकर देखो और सोचो कहाँ रखे इस राष्ट्रवाद को, कहाँ रखें इस राष्ट्रवाद को। बहुत बढ़िया। योगेंद्र मणि जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई पुरस्कार आपको मिले हों, दर्शकों को साझा करें। अभी मैं छात्र जीवन में जब था तो मुझे कुछ नाटक खेलने का भी शौक़ था जी। 6ठी 7वीं से ही मैं नाटकों में भाग लेता रहा और मेरा पहला नाटक रहा था शहीद जी। उसमें मेरा रोल था जो जज, अंग्रेज जज होता है जी, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा देता है। बदकिस्मती से वो जज का रोल मेरा था और पहली बार मैंने वो नाटक प्ले किया स्कूल में जी। और उसी में ही मुझे प्रथम बार ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बहुत खूब। उसके बाद से जो निरंतरता चलती रही, हर साल हमारे स्कूल में नाटक होते थे, एक्शन सॉन्ग वगैरह होते थे और कुछ मेरा ये सौभाग्य रहा या मेहनत मानो, कुछ भी मानो, कि मुझे हर साल बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मेरे पास ही रहता था और बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे उसको मना करना पड़ा कि आप किसी और को दें और उन नाटकों का डायरेक्शन भी मैं ही करता था बाद में और लिखता भी मैं ही था। बहुत खूब। इसके अलावा छात्र जीवन मेरा स्काउटिंग से, अब चूँकि अपना घर भी एक सेवा का काम है, स्काउट भी एक सेवा का काम है, तो ये प्रारंभ से ही हमारे गुण में नैतिक गुण था। चूँकि हमारे जो फादर रहे हैं वो भी एक बड़े दया भाव से ऐसे रहते, वो वैद्य रहे हैं लेकिन सामाजिक सरोकार से वो जुड़े रहे हैं। तो उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा, हमारे घर करीब 250-300 बीघा हमारे पास ज़मीन थी गांव में जी। और जब भूदान आंदोलन चला तो उन्होंने सारी की सारी ज़मीन दान कर दी। बहुत खूब। क्या इसलिए कि हम तो कमा खा लेंगे, जो गरीब जिनके पास में कुछ भी नहीं है कम से कम वो खाएं। स्टूडेंट्स लाइफ में हमें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मेरे को मिला जी। यहाँ कोटा कॉलेज में भी कई बार मेरे को स्काउटिंग में, NSS में कई बार पुरस्कार मिले। समाज सेवा के रूप में मैं मांगरोल रहा तो वहाँ भी कई बार मिले। मैं स्काउट LA का अध्यक्ष भी करीब 12 साल निर्विरोध रहा और अभी तो मैं कर ही रहा हूँ। तो नगर निगम, नगर परिषद वगैरह भी से कई बार हमें पुरस्कार मिलते रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपने, आपकी जो रचनाएं हैं उनके माध्यम से समाज को क्या दिया? मेरा एक उद्देश्य ये रहा है, जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाना। एक मनोरंजन एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। कविता या लेखन मनोरंजन का साधन नहीं है। साहित्यकार का मेन उद्देश्य होता है साहित्य के माध्यम से आप समाज को जागरूक करो, बिल्कुल, उसको जगाओ, उसको समझाओ कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब तक उसकी समझ में ये नहीं आएगा, जब तक किसी नए क्रांति का उदय नहीं हो सकता। अगर कहीं गलत है तो आप सीना ठोक कर कहो कि ये गलत है। और ये एक साहित्यकार का ये उद्देश्य है, साहित्यकार का ये कर्तव्य है कि वो समझाए कि ये सही है। अब मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं कहता। पार्टी कोई भी हो, किसी भी दल हो, कोई कैसा भी दल हो, कोई भी हो, कोई भी कैसा भी नेता हो, अगर वो अच्छा है तो उसको कहो अच्छा है, अगर वो कहीं बुरा है तो उसको कहो बुरा है। आप कहें तो एक छोटा सा गीत मैंने लिखा है। नहीं, बिल्कुल सुनाइए आप। अभी कुछ दिनों पहले जो माहौल चला वोटिंग का, उसी पे एक मेरे दिमाग में आया। बिल्कुल सुनाइए आप। हालांकि कुछ लोगों को ये कड़वा लग सकता है, पर
एक कड़वी दवाई कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करती है। ये अभिव्यक्ति है आपकी। एक छोटा सा गीत है। Okay. हम सौदागर हैं वोटों के, आहों के पिछड़े छोटों के। हम सौदागर हैं वोटों के, आहों के पिछड़े छोटों के। जय हो लोकतंत्र, हम भक्त करारे नोटों के। जय हो लोकतंत्र, हम भक्त करारे नोटों के। रोटी और सूखी आंतों के, तेरी उखड़ी सी सांसों के। बेनाम पड़ी उन लाशों के, पे बंद लगी झीनी चुनरी। सूखे पपड़ाए होठों के, हम सौदागर हैं, हम सौदागर हैं वोटों के। सूखी रोटी सूखी और आंतों के, तेरी उखड़ी सी सांसों के। बेनाम पड़ी उन लाशों के, पे बंद लगी झीनी चुनरी। सूखे पपड़ाए होठों के, हम सौदागर हैं वोटों के। आहों के पिछड़े छोटों के। जय हो लोकतंत्र, हम भक्त करारे नोटों के। मंदिर के भगवानों के, पढ़े लिखे इंसानों के। मंदिर के भगवानों के, पढ़े लिखे इंसानों के। तेरे मन के भावों के, तेरे मन के भावों के। शहरों के और गाँवों के, शहरों के और गाँवों के। राजनीति के दलदल में रोज लुढ़कते लोटों के। आज इस दल में है, कल उस दल में है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। राजनीति के दलदल में रोज लुढ़कते लोटों के। हम सौदागर हैं वोटों के। मंदिर के भगवानों के, पढ़े लिखे इंसानों के। तेरे मन के भावों के, शहरों के और गाँवों के। राजनीति के दलदल में रोज लुढ़कते लोटों के। हम सौदागर हैं वोटों के, आहों के पिछड़े छोटों के। बहुत बड़े। छुटके बढ़के घोटालों के, छुटके बढ़के घोटालों के। ईडी के सभी बवालों के, सारे कानूनी तालों के। सबके जी के जंजालों के, तेरे मंगल के सूत्रों के। आने वाले सब टोटों के, हम सौदागर हैं वोटों के। छुटके बढ़के घोटालों के, छुटके बढ़के घोटालों के। ईडी के सभी बवालों के, सारे कानूनी तालों के। सबके जी के जंजालों के, तेरे मंगल के सूत्रों के। आने वाले सब टोटों के, हम सौदागर हैं वोटों के। आहों के पिछड़े छोटों के। जय हो लोकतंत्र, जय हो लोकतंत्र, हम भक्त करारे नोटों के। और अंतिम है रोजगार के नारों के, अबला के हत्यारों के। गांधी के नेक विचारों के, काले धन के अंबारों के। बाहर हुए चलन से जो ऐसे सिक्के खोटों के, हम सौदागर हैं वोटों के। रोजगार के नारों के, अबला के हत्यारों के। गांधी के नेक विचारों के, काले धन के अंबारों के। बाहर हुए चलन से जो ऐसे सिक्के खोटों के। हम सौदागर हैं वोटों के, आहों के पिछड़े छोटों के। जय हो लोकतंत्र, हम भक्त करारे नोटों के। जय हो लोकतंत्र, हम भक्त करारे। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र मणि कौशिक जी। डॉक्टर योगेंद्र मणि कौशिक जी सामाजिक सेवाओं से जुड़े हैं, साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। इन्होंने इनकी विधा व्यंग्य की रही और व्यंग्य के माध्यम से समाज को जगाने का काम इन्होंने अपनी लेखनी में किया है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। STN के सभी दर्शकों का और माननीय दिनेश जी, गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद।